अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 37 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 5 का, सॉरी कैफ 1 FAR 1 का। बोलना बंद कर दें भाई। कल ये क्वेश्चन समझ में आ गया था, कैरेबियन, कोई मसला इसमें छोड़ा नहीं था, पूरा लेक्चर इस पे लगा दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, किस किस एडजस्टमेंट में मसला आया, जल्दी जल्दी पूछें। पिछली क्लास वाला ने कहा एडजस्टमेंट 2 में थोड़ा सा मसला आया, मैं डिस्कस करता हूं। बिजनेस प्रेमिसेस, एक बार ये कर लूं, बिजनेस प्रेमिसेस वर एक्वायर्ड ऑन रेंट। तो ये तो प्रेमिसेस मतलब बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग किराए पे ली है, बिल्डिंग किराए पे ली है, इसलिए ये एसेट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इसका जो किराया देना है वो रेंट एक्सपेंस होना है। ओके, अच्छा। ही टुक पोजेशन ऑन जनवरी एंड पेड रेंट ऑफ 1.5 लाख, ठीक है जी। द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, यहां तक कोई मसला नहीं था, मसला यहां से आगे शुरू हुआ। द प्रेमिसेस, जो बिल्डिंग हमने किराए पे ली है, वर फर्निश्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 60 विच वॉज पेड थ्रू अ बीआर चेक। मतलब वो मैं आपको जब BRS का टॉपिक थोड़ा रिवाइज कराऊंगा ना इंट्रो का, ठीक है, वो 1-2 दिन लगाएंगे उसके ऊपर, बीच बीच में हम ये टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे जो जितनी जरूरत होंगे, ठीक है ना। तो उसमें BR चेक की बात जरूरत महसूस की तो मैं बता दूंगा BR चेक क्या होता है, ठीक है। वैसे आप लोगों ने लॉ में पढ़ा ही होगा, बी लॉ में जी, बिल्कुल लॉ मतलब बी लॉ ही है। अच्छा, प्रेमिसेस, प्रेमिसेस जाहिर है चेक तो बी लॉ में ही है ना, सी लॉ में थोड़ा ही है। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेमिसेस वर फर्निश्ड, क्या मतलब, ये बिल्डिंग किराए पे ली कॉलेज वालों ने और ये फर्नीचर इन्होंने खुद दिया। कल को अगर ये फर्नीचर निकाल कर यहां से जाएंगे तो फर्नीचर निकाल के ले जा सकते हैं, क्योंकि ये फर्नीचर कॉलेज वालों का एसेट है, लेकिन बिल्डिंग किराए पे है, ये इनका एसेट नहीं है। बात समझ आई, ठीक है। इसका मतलब इस मुश्किल सी अंग्रेजी की एंट्री थी फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। फनकारियां लगाई गई थी सवाल में, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो आपको आता था, तो थोड़ी फनकारियां लगाई गई थी। फर्नीचर डेबिट कैश, कैश या बैंक, बैंक, ठीक है जी। कितने से? अच्छा भाई, कमेंट नहीं चाहिए मुझे प्लीज, मुझे कमेंट्स नहीं चाहिए, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए प्लीज। क्लास में कोई क्रॉस टॉक नहीं करनी है, आपस में बात नहीं करनी है, मैं क्लास से निकाल दूंगा। और मैंने सचमुच निकाल भी देना, तो रोज कहता है करता कोई नहीं, क्या करूं, वो बंदे का दिल पसीज जाता है, पढ़ने आया क्या करें, लेकिन कभी गुस्सा ज्यादा भी आ जाता है, तो डिस्टर्ब ना किया करें। तो फर्नीचर डेबिट बैंक क्रेडिट ये काम करना था, ठीक है, सही है। प्रेमिसेस किराए पे ली, फर्निश की 60,000 रुपए। तो प्रेमिसेस तो हमारा एसेट, बिल्डिंग हमारा एसेट नहीं है, लेकिन जो फर्नीचर हमने फर्निश किया, जो फर्नीचर लगाया उसमें वो तो हमारा है एसेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडजस्टमेंट 3, इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड ऑन पेमेंट ऑफ एडवांस ऑफ 40,000 ऑन जनवरी 2008 बाय चेक एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 60 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। एडवांस की ना एक डिस्कशन की थी हमने, ये वाली फैम वाले सवाल में, इससे कंफ्यूज करें बच्चे इस एडजस्टमेंट को, इसलिए एडजस्टमेंट डाली गई थी। दोनों एडजस्टमेंट टोटली डिफरेंट है। ये क्या था, एडवांस फॉर कंप्यूटर डेबिट किया था कि हमने एडवांस दे दिया है जी, अभी कंप्यूटर आया नहीं है, तो उस दिन हमने एंट्री की थी एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। कंप्यूटर नहीं आया था, फिर मैंने कहा था जब कंप्यूटर ने आना है उस दिन कंप्यूटर डेबिट करके एडवांस को क्रेडिट कर लेना, ठीक है ना। ये एडजस्टमेंट डिफरेंट थी इससे। ये बात समझ आती है, याद आया ये? अगर एसेट ना आए और पैसे पहले दे दे तो एडवांस डेबिट करके कैश क्रेडिट कर लेते हैं, जिस दिन एसेट आता है उस दिन एसेट डेबिट एडवांस क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे कहानी क्या है, ये कह रहा है कि इक्विपमेंट 1 जनवरी को एक्वायर कर लिया है, यानी इक्विपमेंट आज डेबिट हो चुका है। अब ये एडवांस वो था, जैसे जाता है ना कोई बंदा चीज लेने, हाँ भी पैसे दे दो उधार पे, का नहीं ऐसा करो 40,000 तो एडवांस ही दे दो, 60,000 फिर दे देना, ये वो कहानी थी असल में। तो सिर्फ अंग्रेजियों की मार थी सवाल के अंदर, क्योंकि डेबिट क्रेडिट में आपको मसला रहा कोई नहीं था, मैंने कहा चलो जरा अंग्रेजियों के मसले ही डाल दें, ठीक है। तो इक्विपमेंट डेबिट 40,000 बैंक के थ्रू दिया, बैंक क्रेडिट, और बाकी का पेबल, कुछ पैसे दे दिए, कुछ दे देंगे। कितने का खरीदा ये इक्विपमेंट? अगर 40 एडवांस में पे किया और 60 अभी पे नहीं किया तो इक्विपमेंट 100 रुपए का, 1000 में चल रहा हूं ना, ये आ गई एडजस्टमेंट, ठीक है। कितने बच्चों ने ये सही की थी एडजस्टमेंट? इतने ज्यादा, हाइब्रिड वाले भी, बड़ी बात है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था चवले मारी होंगी आप, बचत हो, पढ़ने वाले बच्चे हम, हाँ पता है मुझे, जो कल हालात थे यहाँ पे टेस्ट ना देने की वजह से पीछे, वो पढ़ने वाले बच्चों के ये हालात होते हैं। सही समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद 8,000 पेयर ऑफ जीन्स वर बॉट फॉर 1200, चेक्स टोटलिंग 800 हैव बीन पेड टू सप्लायर वेयरएज बैलेंस इज पेड ऑन 30 अप्रैल 2009। हमारे साल के बाद हो रहा है, तो मतलब कुछ पैसे दिए हैं, कुछ अभी नहीं दिए। ये कुछ वाली बात थी सारे सवाल के अंदर, ठीक है ना। तो 8,000 पेयर ऑफ जीन्स खरीदे हैं, परचेजेस बोलो। पर भाई यहाँ पे जर्नल एंट्रीज नहीं करनी थी, लेजर बनाने थे और उससे ट्रायल बनाना था। जर्नल एंट्री लेजर में ही होती है ना, तो मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है ना। परचेजेस ऑफ जीन्स, ये अलग लेजर बनना था। परचेजेस ऑफ जीन्स डेबिट कितनी खरीदी? 1200 की जीन्स खरीदी
पैसे कितने पे बैंक के थ्रू किए? चेक हाँ, बैंक के थ्रू पेमेंट कितनी कर दी? 800। बाकी का क्रेडिटर है। क्यों क्रेडिटर क्यों लिखा, पेबल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना, जीन खरीदते हैं बेचते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं बेचते हैं, और कोट खरीदते हैं बेचते हैं, बेचे नहीं अलग बात है, लेकिन यही ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना, किसी क्रेडिटर कह दिया। ओके, कितना जी? 400। कितने बच्चों ने ये एडजस्टमेंट सही लिखी थी? सही की थी। अच्छा, उसके बाद ये खरीदे 8000 पेयर्स और बेच दिए 7000 पेयर्स। वैसे मैं इसका सोल्यूशन भी कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, फिर भी मैं एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर रहा हूं, जरा कोई मसला अगर किसी को है तो। जी 7000 पेयर्स बेचे हैं 31 दिसंबर पे अब्बासी को, और रिसीव कर लिया है चेक 1400 का। मतलब उधार शुधार कोई नहीं है, सारी की सारी चीजें बेच दी बैंक, सारी मतलब 700 जितने बेची हैं, 7000, ठीक है। बैंक डेबिट, सेल्स ऑफ जे क्रेडिट, जीन्स क्रेडिट, कितने से? देखो बच्चों, आपको याद है वो वाला सवाल जिसमें स्टेशनरी, शैम्पू और क्या था, बिस्किट, स्टेशनरी शैम्पू वाला सवाल याद है? बिल्कुल वैसे ही सवाल है ये, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। परचेज हो रही है उनकी, सेल हो रही है उनकी, तो डिफरेंट सेल अकाउंट 3 बनने थे, अगर 3 चीज़ें बिकी हैं तो परचेज के अकाउंट 3 बनने थे, ठीक है ना। कितनों ने इकट्ठे बना दिए लेजर, माशाल्लाह। चले, वो सवाल भूल गए थे क्या? वो वाला सवाल जो किया था क्लास में, भूल गए थे, इसीलिए तो ये बेसिक का सवाल डाला है। अच्छा, वैसे इस तरह का सवाल अब एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपके टेस्ट हो, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रो की मामला है सारा, ठीक है, लेकिन आपकी डबल एंट्री ही चल रही है। आइए 16 के अंदर जो जनरल एंट्रीज कर रहे हैं वो आपकी टेस्ट होने वाली हैं, पर फिर भी हमने तो इंट्रो पढ़ी थी ना, तो थोड़ा सा टेस्ट किया जा सकता था घुमा फिरा के इसको। तो बहरहाल 18 में से 8-10 नंबर तो हर एक ने इसमें भी ले ही लिए उन्हें इंशाल्लाह। अच्छा, 1600 टी शर्टें वर बॉट फॉर 120 एंड फुल पेमेंट वॉज मेड थ्रू चेक। तो परचेज ऑफ टी शर्ट डेबिट, बैंक क्रेडिट, एंट्री नहीं कर रहा। 1400 टी शर्ट्स वर सोल्ड फॉर कैश, कैश का दराज पे पैसे आ गए, कैश डेबिट, सेल ऑफ टी शर्ट क्रेडिट। 1000 कोट्स वर बॉट ऑन उधार, परचेजेस ऑफ कोट्स डेबिट, क्रेडिटर कोड क्रेडिट 4 लाख। कोई मसला? अच्छा, उसके बाद वो ये ना ऐसी बस अंग्रेजी की मार थी यहां पे भी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ टी शर्ट्स। भाई देखो, कैश जहां से भी आया हमारे अगर दराज में पड़ा है तो हम उसको अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस में यूज करते हैं ना, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए जुमला ऐसे लिखा हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ टी शर्ट्स। ये वाला 170 जिसकी एंट्री हुई थी कैश डेबिट सेल क्रेडिट, जो कैश दराज में पड़ा था इसको हमने कुछ एक्सपेंसेस पे करने के लिए यूज कर लिया था, ठीक है। मसला क्या है? कोई मसला है? इसकी एंट्री होनी थी, ये एंट्री होनी थी, पेट्रोल एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, अदर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। इकट्ठी करनी का तो वैसे तो आपने एंट्रीज करनी थी, आपने लेजर्स बनाने थे, तो आपका कैश का लेजर तो पहले ही बन गया होना था, शायद कैपिटल भी आया हो कैश की फॉर्म में, कुछ है ना। हाँ, तो कैश में पैसे पड़े हुए थे दराज में, तो कैश का लेजर तो पहले दिन ही ओपन हो गया था। फिर कुछ टी शर्ट वाली सेल भी उसी कैश के दराज में पैसे आ गए। अब वो कैश का लेजर बना हुआ था, 3 नए लेजर बन जाने थे, पेट्रोल एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस। ये डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर देना था आपने। क्लियर? कितनों ने ऐसे ही किया? अच्छा, कितनों को समझ नहीं आई थी इस बात की? वहां खड़ा करें, मैं पूछना चाह रहा हूं क्या समझ नहीं आया था? कोई बात नहीं, मेरे को टेस्ट देना जरूरी है, उसके अंदर मेहनत करना जरूरी है। मैंने कब कहा कि आपने सही करना है तो माफी है, वरना नहीं माफी। एफर्ट करने वाले को तो माफी माफी है। किस को समझ नहीं आई थी एडजस्टमेंट की? टाइम ही नहीं मिला था। ये टाइम वाला मामला जो है ना, नहीं ये बड़ा सीरियस मामला है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, ये रोज की प्रैक्टिस है। जब आपको होमवर्क में सवाल दिया जाए, उसके मार्क्स लगे होते हैं ना, 18 मार्क्स अगर मिसाल के तौर पे हैं तो इंटू 1.8 किया करो। कितना बनता है 18 इंटू 1.8? कितना बनता है जरा बताइएगा जी? 32 पॉइंट। आप ऐसे 30 मिनट्स लिख लें अपने पास, ठीक है, और स्टॉप वॉच लगा के सवाल को करें। ये रोज प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर तक जाते जाते पेपर मैनेज होगा। मैं बता रहा हूँ 1.8 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई? 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, 15 मिनट रीडिंग टाइम निकाल के 3 घंटे का पेपर है, मतलब 180 मिनट है, नंबर 100 है, तो 180 मिनट को 100 पे डिवाइड करें तो हर नंबर के लिए 1.8 मिनट हमारे पास आता है। तो इसलिए मार्क्स इंटू 1.8 किया करें। ये सिर्फ टेस्ट में ना किया करें, ये घर के हर होमवर्क के ऊपर किया करें और सोल्यूशन देखे बगैर किया करें। ये टेक लगा के, चाय की चुस्कियां लगाते हुए, मोबाइल पे मैसेजिंग करते हुए और दोस्तों के साथ गपशप लगाते हुए जो होमवर्क करते हैं, उनका पेपर कभी भी मैनेज नहीं होगा, एंड तक नहीं मैनेज होगा, क्योंकि उनके दिमाग को तेजी से काम करने की आदत ही नहीं है बच्चे के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पता क्या कहते हैं, बहुत पढ़ता है जी, सुबह से शाम तक बैठा रहता है, नहीं वो बच्चा नहीं चाहिए। FAR1 को 1.5 घंटा घर पे रोज देने वाला बच्चा चाहिए। वो 1.5 घंटा कैसा हो? वो 1.5 घंटा ऐसा हो कि मोबाइल ऑफ करके ऐसी जगह पे रखें कि आप उठ के उठा ना सकें। साथ भी पड़ा हो ना तो ऑफ भी ऑन करके देखेंगे, उल्टा रखा हुआ है साइलेंट करके थोड़ी देर बाद तो ज्यादा तकलीफ होती है। तो दूर रखें मोबाइल। हॉस्टल वाले तो माशाल्लाह इतना को दूर रख लें जितना AC दूर है, फिर नहीं उठ के उठाने लगे, वो पड़ा रहेगा वो 1.5 घंटा, ठीक है। तो आप लोगों ने प्लीज आप लोगों ने मोबाइल से दूर रहकर अटेंटिव होकर 1.5 घंटा रोज देना है। हर पेपर को 3 बच्चे रखे हुए हैं, आप 5 घंटे घर पढ़ें, उसके बाद जो मर्जी करें, खेलें कूदें,
सोएं, खाएं, पिएं, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप साथ में जो है वो दोस्त भी बैठा गपशप लगा रहा है, साथ मोबाइल भी यूज हो रहा है, साथ जो है वो खाना पीना भी चल रहा है। अब वही होमवर्क जो 1.5 घंटे में होना है वो 3-4 घंटे में होता है, एक का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर कहते हैं कि सारा सारा दिन पढ़ते हैं। यार ऐसा पढ़ना जाए वो पानी लेने चला जाए यार, ऐसा पढ़ने का क्या फायदा, ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस रोज की है, ये प्रैक्टिस रोज की है। होमवर्क में सवाल दूं, मार्क्स लगे हों, इंटू 1.8 करके स्टॉप वॉच अलहदा लेना, मोबाइल में स्टॉप वॉच नहीं ऑन करने, ठीक है। स्टॉप वॉच एक लेके रख लो, उसको ऑन कर लो, या घड़ी से देख लो, घड़ी पे देखो जी अब इस वक्त जो है वो 9:40 है, तो मैंने 10:10 तक इस सवाल को पूरा करना है, आधा घंटा का एलोकेट हुआ है, उसको उसमें कोशिश करनी है। स्टार्ट में देखोगे वो आधा घंटे वाला सवाल पौने घंटे 50 मिनट में होगा, इस प्रैक्टिस को जारी रखोगे तो वो आधे घंटे वाला 35 मिनट में होने लग जाएगा। यहां तक पहुंचना है आपने, ये 50 मिनट से लेकर इसको 30-35 मिनट पे आना है आपने, वरना पर्चे में भी ऐसा ही होगा फिर। और फिर वही बात होगी, सर पेपर पूरा हुआ नहीं, पेपर सॉल्व नहीं हुआ, टाइम नहीं बचा। ये इश्यूज यहीं पे ही एड्रेस करने हैं आपने, ओके। अब्बासी टुक अ ट्रिप ऑफ ऊपर वाला मुल्क विद हिज फैमिली विच कॉस्टेड 80,000 विच वाज ऑल ड्रॉन फ्रॉम द बैंक। ये नहीं लिखा हुआ उसका पर्सनल बैंक या बिजनेस बैंक, ये ना लिखा हो तो यही अज्यूम करते हैं कि सारी ट्रांजैक्शन इसी बिजनेस की हो रही हैं, तो ये बैंक भी बिजनेस के ही में से पैसे निकाल कर ले गया, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री होनी थी, इस 80,000 की एंट्री होनी थी तस्वीरें डेबिट, सॉरी ड्राइंग्स डेबिट, बैंक क्रेडिट। भाई देखो ना, बैंक से पैसे निकाल के अपने 20 बच्चों को घुमाने फिराने ले गया, तो ये बिजनेस का खर्चा तो नहीं है, ये तो पर्सनल खर्चा है। तो ड्राइंग्स डेबिट, बैंक क्रेडिट। ही ऑल्सो विदड्रू 12,000 पर मंथ इन कैश, 12,000 इंटू 12 144, इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। कितने बच्चों ने ये एंट्री सही कर ली थी, कितने बच्चों ने 144 की बजाय 12 ही लिख दिया था। हाँ, पर मंथ ध्यान से देखा करो, अक्ल के अंधे हो क्या तुम लोग, ओके जी, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, डिस्कस हो गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर एक ट्रांजैक्शन पहली रहेगी, वो भी बता दें जी। जी देखें 5.16 से क्वेश्चन किया था हमने, वो आखिरी सवाल जो बेसिक्स में किया था, जिसमें 2 साल के ऊपर सवाल किया था, वो जिसमें ओपनिंग ट्रायल वगैरह भी बनाया था। उस सवाल में क्या डेट्स थी, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ था। मैंने क्या किया था, इसीलिए उसमें डेट्स नहीं डाली थी, ठीक है। तो मत डालें डेट्स, वैसे भी जी कहीं डेट तो वहां पे लिख दो, लेजर के अंदर डेट लिख दो, कहीं नहीं लिखी हुई नहीं ना लिखो, मसला क्या है इसके अंदर, ठीक है। आप कह रहे हो नहीं प्रिपेयर लेजर का है तो लेजर में डेट्स हैं, हाँ थोड़ी सी हर जगह डेट्स हो तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन आपको उल्टा टाइम बच गया। जहां डेट नहीं है तो क्या करेंगे, ना लिखें डेट, कोई मसला नहीं, ठीक है, सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए ये तीनों एमसीक्यूज। अच्छा इधर देखें जरा, अपनी बुक्स का पेज नंबर 137 ओपन करें। पेज 137 पे पहुंच गए। इस पे एमसीक्यू नंबर जो 9 है वो आपके, बेटा बातें मत किया करें प्लीज, साथ साथ किताब खोलते हुए जबान भी चल रही होती है। ये जिस दिन मेरी बर्दाश्त से काम बाहर हो गया, बेटा मैंने क्लास से छांटी कर देनी है, मैंने सचमुच कर देनी है छांटी। वैसे भी ज्यादा रश लगा के क्या करना है, पढ़ने वाली बैठे। एमसीक्यू सी जो है ये किताब का एमसीक्यू नंबर 9 था, ठीक है जी। ट्राई करके सोल्यूशन यहां से देख लेना, आगे बढ़े। और एमसीक्यू 20 जो है ये आपके टेस्ट का एमसीक्यू बी था, बस इसमें मैंने नाम बदल दिया था, गुलशन टाइल्स मिल्स लिमिटेड कर दिया था, यहां पे ये आ बिजनेस है, ठीक है। ये इसलिए किताब से एमसीक्यू उठाए ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि किताब में जो आईकैप के ये 30 35 एमसीक्यूज हैं ये कब तैयार करेंगे भाई, जो टॉपिक कर रहे होते हैं इसमें तैयार हो रहा होता है। ये मैं इनमें से कोई एक एमसीक्यू कल पकड़ूंगा, उसको सॉल्व करके जितनी पॉसिबिलिटीज हैं मैक्सिमम एमसीक्यू के अंदर ऑप्शंस टेस्ट करने की एक एमसीक्यू से, वो आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। यानी कि एक कितनी तरह से इस टॉपिक में से एमसीक्यू पूछ सकता है रीवैल्यूएशन के बारे में, वो एक ही एमसीक्यू लिखकर हम सारी चीजें जो है डिस्कस कर लेंगे। 8-10 नंबर के आ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़े। एमसीक्यू नंबर 31 जो है ये आपका एमसीक्यू नंबर ए था, ठीक है, ओके। तो ये अब ना आपने चेक कर लेना है सॉल्व करने के बाद, ओके। अच्छा जी, अब आते हैं वापस जहां पे हमने बात छोड़ी थी। आज इंशाल्लाह हम ये सारे सवालों के नोट्स बना लेंगे पॉलिसी वाले। एक तो उसके अंदर ये हो जाएगा कि आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा उन सब सवालों का जिन सवालों का आप सोल्यूशन का इंतजार कर रहे थे। वैसे आमिर भाई ने बना लिए हुए हैं वो वर्ड के फॉर्मेट में, पर वो मैंने चेक नहीं किए थे इसलिए यहां पर सॉल्व कर दिए। अब आमिर भाई भी चेक कर लेंगे, आप भी चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, चेंज इन एस्टीमेट का नोट आपकी क्लास के अंदर बना था, ये सवाल भी हमने किया था, ये वही आपकी क्लास वाला नोटेड है सवाल, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन 44 भी किया था और ये नोट इसका भी बना था, ऐसे ही है।
इसको थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। प्रूव तो हमने यहां कर लिया था, लेकिन मैंने आपको ये कहा था चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाते हुए हमने सिर्फ प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट बताना होता है करंट ईयर के और फ्यूचर ईयर्स के। पास्ट को चूंकि हम चेंज इन एस्टीमेट के अंदर छेड़ते नहीं है, इसलिए पास्ट की डेप्रिसिएशन के बारे में भी हमें कोई फिक्र या प्रॉफिट्स की फिक्र नहीं होती। फिर अगली बात मैंने आपसे ये की थी कि करंट ईयर के अंदर एस्टीमेट चेंज ना होता पुराने एस्टीमेट के हिसाब से कितनी डेप्शन आती, और एस्टीमेट चेंज हो गया उसके बाद कितनी डेप्शन आ रही है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर करंट ईयर में एस्टीमेट चेंज होने की वजह से डेप्रिसिएशन में इंक्रीज आ रहा है तो आंखें बंद करके लिखो फ्यूचर ईयर्स में एग्जैक्ट अमाउंट से डिक्रीज आएगा। और अगर करंट ईयर में चेंज इन एस्टीमेट की वजह से डेप्शन एक्सपेंस में डिक्रीज आ रहा है तो आंखें बंद करके लिख लो फ्यूचर ईयर्स में एग्जैक्ट अमाउंट से इंक्रीज आएगा। इसको हमने इन 2 सवालों में प्रूव भी किया था, बस इन 2 सवालों में ही प्रूव करना है, जिंदगी में फिर दोबारा प्रूव नहीं करना, इतना टाइम नहीं ना होता। ठीक है, मैंने ये देखो, ये आपको एक सवाल पहले ये करवाया था, मैंने कहा था जी ओरिजिनल लाइफ थी पहले 4 साल, 2 साल गुजरने के बाद पता चला कि लाइफ हो गई है 5 साल, तो दूसरे साल के पहले दिन खड़े होकर बुक वैल्यू निकाली थी, बुक वैल्यू को डिवाइड किया था रिमेनिंग लाइफ पर, और जो पहले डेप्रिसिएशन 30-30 करके आ रही थी, अगले 2 साल आनी थी रिमेनिंग, अब वो क्या हो गई 20-20 करके अगले 3 साल पे फैल गई। फिर मैंने आपको कहा था हमारा करंट ईयर है ये, इस साल में आपने देखना है डेप्रिसिएशन पे क्या असर पड़ा। एस्टीमेट चेंज होने की वजह से करंट ईयर की डेप्शन 10 रुपए से कम हुई, फ्यूचर ईयर्स में चेक करो तो डेप्रिसिएशन एग्जैक्ट 10 रुपए से बढ़ रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब प्रूव हुआ कि जो करंट ईयर का इंपैक्ट है फ्यूचर ईयर में एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट होगा, क्योंकि कॉस्ट तो वही है जो डेप्रिशिएट होनी है। ठीक है, यही बात फिर हमने इस एक लेंथी सवाल के अंदर भी अप्लाई कर ली ताकि तसल्ली हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था लेकिन देखो ना 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल वाला सवाल हो तो क्या टाइमलाइन में आते रहोगे पर्चे में बैठ के। ठीक है, तो उसके लिए प्रूफ बस 2 बार ही कर लिया, बात को काफी होता है। इसके अंदर ऑपोजिट सीन था, उसमें डेप्शन करंट ईयर की कम हुई थी, इसमें बढ़ रही थी। ठीक है, हुआ क्या था, हम चले आ रहे थे 10 साल की जिंदगी समझते हुए एसिड की, और 2 साल गुजरने के बाद पता चला कि रिमेनिंग लाइफ तो टोटल 8 साल रह गई। टोटल लाइफ कितनी रह गई है 8 साल। अब जिस साल में एस्टीमेट चेंज हुआ उस साल के पहले दिन बुक वैल्यू निकाली, और फिर उस बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे जब डिवाइड किया तो डेप्रिसिएशन जो पहले 1800 आती, कितने साल अगले 8 साल, वही डेप्रिसिएशन जो है वो 8 नहीं 7 रह जाते हैं ना, 8वां तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, बहरहाल टोटल कर लें तो 8 हो गया ना। ठीक है, अगर एस्टीमेट चेंज ना होता डेप्शन 1800 आती, एस्टीमेट चेंज होने की वजह से अब डेप्रिसिएशन कितनी हो गई है 2400, और आखिरी 2 साल में डेप्रिसिएशन है भी नहीं। तो करंट ईयर के अंदर हम देखते हैं तो डेप्रिसिएशन एस्टीमेट चेंज की वजह से 600 रुपए से बढ़ गई, 600 रुपए से बढ़ गई। और फ्यूचर ईयर्स में आप टोटल करके देख लो कि 1800 इंटू 7 12,600 बनता था, अगर एस्टीमेट चेंज ना होता तो 12,600 फ्यूचर ईयर्स में डेप्शन आती। एस्टीमेट चेंज होने के बाद 2400 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 12,000 आता है, यानी कि अगर करंट ईयर में डेप्रिसिएशन 600 रुपए से बढ़ी है तो फ्यूचर ईयर्स में एग्जैक्ट 600 रुपए से कम होगी। तो हमने कहा था बस ठीक है, ये सारी टाइमलाइन नहीं बनाया करेंगे, बस करंट ईयर की डेप्शन निकाला करेंगे, जो नए एस्टीमेट वाली है करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकाला करेंगे, जो ओल्ड एस्टीमेट वाली है जितना फर्क होगा एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट फर्क फ्यूचर ईयर्स में ले लेंगे। ठीक है, अभी तक रेजिडुअल वैल्यू 0 है। ठीक है ना, अच्छा मतलब सॉरी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई थी जिन सवालों में। अच्छा, अब फिर मैंने आपको होमवर्क में दिया था 44 का नोट मैंने बनवा दिया था, 46 जी कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया। अच्छा मैं जरा जल्दी जल्दी करता हूं, गंदा बंदा नोट करता हूं, गंदा मंदा, उसके बाद अच्छे वाला नोट साइड पे किया, वहां से आप तस्वीर बना लेना। ठीक है, ये 46 क्वेश्चन नंबर 46 जी क्या हुआ जी, यकम जनवरी 15 को एसिड खरीदा, कॉस्ट इसकी कितनी है 100, फिर ये 45 से 46 कर रहा हूं। ठीक है ना, कॉस्ट है 100, रेजिडुअल वैल्यू 20 है, 10% स्ट्रेट लाइन है, 2 साल तक तो ऐसे ही चलेगा। तो 31 दिसंबर 15 तक डेप्रिशिएट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, या आपको 10% करना है तो 10% कर लो, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, बिल्कुल रेट ही कर लो यार। ये लो जी 100 माइनस 20 इंटू 10%, जी कितना आया 892। ये वर्किंग तो की थी ना हमने। अच्छा, फिर बार वर्किंग इसलिए कर रहा हूँ, कुछ सवालों के अंदर होमवर्क दिया था वर्किंग नहीं की थी तो आप सोल्यूशन रोला डाल रहे थे, वो भी चेक हो जाएगा साथ ही। ठीक है, 31 दिसंबर 16 पर डेप्रिसिएशन चुप करके यही लिख दो, दोबारा कौन लिखे। ठीक है, 80 बुक वैल्यू आ गई, ये 31 दिसंबर 16 की बुक वैल्यू है, मतलब इसी का यकम जनवरी 17 भी होता है। मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि ऑन यकम जनवरी 17 चल भाई बड़ा हो जा 17 डेप्शन मेथड इज चेंज टू WDV विद अ न्यू रेट ऑफ रेट नहीं पता। तो हमें डेप्रिसिएशन निकालनी है जब 17 वाले साल की, तो हमें बुक वैल्यू, क्योंकि एस्टीमेट चेंज हो गया है तो हम बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ
चेंज इन एस्टीमेट लेंगे। ठीक है जी। ओहो, पियानो लिमिटेड वाला सवाल डिस्कस करना था इससे पहले, चलो ये कर लेते हैं, फिर पियानो वाला कर लेते हैं, नो इशू। ठीक है, अब चल रही है बात तो चलने दो। 84 बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट है इनटू रेट। रेट के लिए फॉर्मूला आपको पता है, रिड्यूसिंग बैलेंस है तो फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस nth रूट s ओवर c। अच्छा, अब अगर तो जिंदगी में पहली बार रेट लगा रहे हो, रेट निकाल रहे हो, तो ओरिजिनल लाइफ n है, ओरिजिनल रेजल वैल्यू है, ओरिजिनल कॉस्ट c है। लेकिन अगर एस्टीमेट चेंज वाले दिन आप ये काम कर रहे हो तो फिर n मीन्स रिमेनिंग लाइफ, s मीन्स रिवाइज रेजल वैल्यू, c मीन्स बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। ठीक है, ये सारी बातें ना आपको लिखवाई भी हुई हैं मैंने, ये सवाल भी मैंने सॉल्व किया था ना। ठीक है, इसलिए मैं दोबारा ये बातें नहीं लिख रहा। रेट निकालेंगे 1 माइनस, अब रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, 1 जनवरी 17 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है और इसी दिन की ये बुक वैल्यू उठानी है आपने। ठीक है ना, तो 1 जनवरी 15 को एसेट खरीदा तो 17 तक 2 साल गुजर गए। टोटल लाइफ कितनी थी, गिवन नहीं थी, लेकिन निकाल ली हमने। ऐसे ही निकाली थी ना कि 10% का मतलब स्ट्रेट लाइन में 10 ईयर्स होता है। बातें याद हैं, ये तो सवाल भी किया हुआ है क्लास के अंदर जी। 8th रूट और रेजल वैल्यू के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, तो रेजल वैल्यू वही सेम रहेगी, कितनी 20, और कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज कितनी है 84। ठीक है जी, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, आंसर क्या आता है 16 तो 16.42% डेप्रीशिएट करेंगे आप इस एसेट को 31 दिसंबर 17 पर। कितना आता है 13, राउंड कर दें 14 हो गया ना, फिर राउंड करके बताओ जी। 70 बुक वैल्यू आ गई। अच्छा, इससे आगे जाना है, जरा देखो रिक्वायरमेंट में 18 की भी है। चलो वैसे वर्किंग तो की हुई थी, जरूरत तो नहीं है, जरूरत नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि मैंने ये वर्किंग पहले करवाई हुई है। ठीक है, अब मैं इसका अगर नोट बनाना चाहूं तो मुझे सिर्फ इस साल की डेप्रीसिएशन और पुरानी और नई वाली चाहिए, फ्यूचर की तो मुझे चाहिए ही नहीं होती। यहाँ वर्किंग ये सवाल किया मैंने, उस तरफ बोर्ड के उस तरफ सॉल्व किया था, मुझे अभी भी याद है। ठीक है ना, ये वाला सवाल ऐसे ही किया था, सॉल्व किया था, नहीं किया था, तुम्हें याद है कि नहीं याद, मुझे तो याद है। ठीक है, हाँ जरा याद है तुम्हें, जरा याद से काम नहीं चलना, अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि ये सवाल हमने क्लास में सॉल्व किया हुआ था। अच्छा, अब कंपनी नेम पता नहीं कौन सी कंपनी है, कंपनी नेम और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 17 का नोट बना देते हैं, 31 दिसंबर 2017। नोट पर कोई नंबर लगा दो, ऐसे ही कोई 8, लेट से नोट नंबर 8। जरूरी नहीं है कि पीपीई के सब नोट के तौर पे, मिसाल के तौर पे 8.4 कर देते हैं। 8.4 ये क्या 1, 2 और 3, वैसे स्टैंडर्ड ने नहीं कहा आपको कि रीवैल्यूएशन के सब नोट्स पहले ले और बाकी दूसरे, लेकिन ना हमने भी कुछ चीज़ें याद भी तो रखनी होती है ना आसानी के लिए। तो हमने पक्का कर लिया कि सब नोट पीपी का नोट आए तो पहले 3 सब नोट्स जो हैं वो एलोकेट किए हुए हैं रीवैल्यूएशन को। लास्ट ईयर वाज परफॉर्म बाय फलां ऑन फलां डेट, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये 3 पक्के हो गए और चौथा जरूरत के हिसाब से, 5वां जरूरत के हिसाब से ही आते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने 8.4 लिख दिया ताकि आपकी बात वही रेफर हो जाए। तो नाम लिखोगे इसका, क्या है जी, ये चेंज इन एस्टीमेट जी ड्यूरिंग 2017 ऑन 1 जनवरी 17 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने कहा जान छुड़ा लो, बट ड्यूरिंग 17 लिख लिया करो। 1 पे आए, ड्यूरिंग आए, एंड पे आए, हमने ड्यूरिंग 17 लिख देना। ड्यूरिंग 17 क्या हुआ है, डेप्रीसिएशन मेथड हैज चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इफेक्ट ऑफ चेंज इज एज फॉलोज जी। अब करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर और प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूचर ईयर, इनमें से किसी एक में इंक्रीज, एक में डिक्रीज आएगा। इसके लिए एक छोटी सी हम वर्किंग करते थे। वर्किंग में करंट ईयर लिखते थे, करंट ईयर पूरा लिखना है, और फ्यूचर ईयर्स लिख लेते थे। इसको देखने के लिए अब एक छोटी सी और वर्किंग भी करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, वर्किंग 1.1 कह लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, अगर एस्टीमेट चेंज ना होता, ओल्ड एस्टीमेट, ज्यादा अंग्रेजियां क्या लिखनी, ओल्ड एस्टीमेट रहता तो डेप्रीसिएशन कितनी आती, हर साल 8, यही आ रहा था ना। एस्टीमेट चेंज हुआ, न्यू एस्टीमेट की वजह से डेप्रीसिएशन कितनी आ गई इस साल, ये करंट ईयर की बात हो रही है, सिर्फ डेप्रीसिएशन ऑफ करंट ईयर की बात हो रही है सिर्फ ये। ठीक है ना, क्योंकि हमने सिर्फ इसी को देखकर आगे के लिए डिसाइड कर लेना होता है। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन ओल्ड एस्टीमेट के हिसाब से कितनी आती है, देखो 8 आ रही थी।
ठीक है, लेकिन अब चेंज होने की वजह से कितनी हो गई 14। तो अगर एस्टिमेट चेंज ना होता तो डिडक्शन 8 होती, चेंज हुआ तो हो गई 14। तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 6 रुपए से बढ़ गई, तो इंक्रीज इन करंट ईयर डेप्रिसिएशन। बस ये हमें चाहिए था। आगे फटाफट इधर हमने यहां पे लिखा करंट ईयर डेप्रिसिएशन बढ़ गई है 6 से, जिस वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा 6 से। और फ्यूचर ईयर में मैंने कहा था आंखें बंद करके इसका ऑपोजिट लिख लो, डेप्रिसिएशन कम होगी, आप प्रूफ शुरू नहीं करने बैठ जाना पर्चे में, तो प्रॉफिट बढ़ेगा 6 से। यही बात हमने यहां पर लिखनी है कि करंट ईयर का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर और इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ फ्यूचर ईयर। ये नोट आपका सिर्फ इतना सा था। तो होर की चाहते हो तुम? नोट बस ये। ओके, तो ये आप सवाल इधर से नोट करना। कौन सा सवाल है ये यहां से नोट करना चाहो तो आपकी मर्जी है। ज़रा ज़्यादा अंग्रेजियां लिखी थी मैंने। ये पिक्चर ले लो। ये इसमें इसी तरह से बाकी सवालों के अंदर भी ना वो वर्किंग जिनमें होमवर्क दिया था डेप्शन निकालने वाला, वो भी साथ ही चेक करते जाएंगे और साथ नोट भी बनाते जाएंगे। ठीक है, इतने को नोट बना देने हैं कि बस। हेलो भाई, सब्र कर जाओ। हेलो भाई, क्लास में बैठे हो तुम, कहाँ बैठे हो? हेलो भाई, इनको खींच लेना, फिर तुम भी खींच लेना तस्वीर। ये सेल्फी किसने बनाई है? मुझे धोखा देने के लिए। इधर इधर मुंह करके बना सेल्फी रहे हो। भाई समझ आ रही है सबको? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं बैठा हुआ जिसको समझ ही नहीं आ रही और वो बैठा हुआ है फिर भी? बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसको तो समझ आ रही है, इसको तो समझ आ रही है, मुझे पता है। जी बच्चों, चलें आगे। तो फिर नो क्यों बोला है? 47 जी क्या? हाँ, तो रेजुअल वैल्यू इस्तेमाल तो होनी जाएगी, रेट निकालने में तो इस्तेमाल होगी नहीं फिर? नहीं। अच्छा जी, किसी ने कहा आपको बोलने का? $47। ये कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन घर पे, ट्राई किए थे? बहुत कम रेशियो है। पास होने वालों के हाथ देख लो सारे जो ऊपर उठे हुए हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे पास नहीं होंगे जैसे आप समझ रहे हैं। ये जरा पूछे उन बच्चों से जो ये इन दिनों में आपकी क्लास में एकदम से आए, नमूदार हुए हैं आपकी क्लास में, साथ वाली क्लास में, प्लीज उनसे जरा पूछें कि वो भी आपकी तरह से इजी ले गए थे, क्योंकि कैफ को पर्चा नॉर्मली दिया नहीं होता, या लॉ वगैरह दे के आते हैं, अकाउंटिंग का पहला पर्चा होता है। तो जो इजी लेगा ना आई कैप, फिर उसको भी इजी लेगा, वापस भेजेगा। आए हैं वापस लड़के, ठीक है? वो बैठे हुए हैं क्लास में आके, परेशान भी हैं, कहते हैं जी बस थोड़ी सी बता रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते उस वक्त जब आप कहते थे, तब साथ के साथ पढ़ लेते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो आप चाहते हैं दोबारा इस क्लास में बैठना, तो आपकी मर्जी है। अगर नहीं चाहते तो बेटा इस एटीट्यूड से नहीं पढ़ा जा सकता जिससे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? बोला कोई ना करे प्लीज। अब अगर ये बीच में तुमने बोला ना, जब मैं बात कर रहा हूँ, तुमने या जिसने भी मैंने क्लास से बाहर बाकी निकालना है आपको। 47 डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 16, कॉस्ट 200, WDV 20% है, और 1 जुलाई 18 पे जाके गड़बड़ हो रही है, तो चलो 30 जून 17 तक डेप्रिशिएट करो। अब रेजुअल वैल्यू को क्या करना है भाई? इग्नोर करना है वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि मेथड कौन सा है? WDV। ये आपकी किताबों के अंदर भी सवाल मौजूद है ना, अगर आपको समझ ना आ रही हो कहां से कर रहे हैं, हैंडआउट्स में भी था, किताबों में भी है, ठीक है? ओके, 30 जून 17 पर डेप्रिसिएशन करनी है 200 इंटू 20%, 40, 160 बुक वैल्यू आ गई। फिर 30 जून 18 आएगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो 160 इंटू 20%, 32, 128 बुक वैल्यू आ गई। ये 30 जून 18 की है, इसको हम 1 जुलाई 18 भी कह सकते हैं, 19 वाले साल का पहला दिन।
ठीक है। अच्छा, इस दिन भाई साहब एस्टीमेट में चेंज आया ऑन यकम जुलाई 18 और डेप्रिसिएशन मेथड चेंज होकर स्ट्रेट लाइन पर चला गया है विद टोटल लाइफ ऑफ, रिमेनिंग लाइफ हमें निकालनी पड़नी है, 10 में से 2 माइनस किया, रिमेनिंग लाइफ आ गई 8। अब ऑनवर्ड जो डेप्शन होगी वो बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज यानी यकम जुलाई 18 वाली बुक वैल्यू को पकड़ेंगे, जो रेजुअल वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, जो रेजुअल वैल्यू होगी उसको माइनस करेंगे और रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे, या रेट निकालना है तो निकाल लें, मैं तो नहीं निकालूंगा। तो ये कहां से आ गए, ठीक। अच्छा, तो 30 जून 19 डेप्रिसिएशन, ये पुराने वाला आ गया मुझे लगता है। अच्छा जी, चले चले काम करें अपना, मुझे क्या देख रहे हैं आप लोग, काम करें अपना, नोट किया हुआ है नहीं किया हुआ तो साथ साथ कर रहे हैं, मुझे पता है, तो कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, डेप्शन निकालनी है अब। तो डेट ऑफ एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट की डेट क्या है, यकम जुलाई 18, उस दिन की बुक वैल्यू 128 है और रेजिडुअल वैल्यू के बारे में सवाल ने कुछ नहीं बताया, तो वो पुरानी वाली रेजिडुअल वैल्यू ही, रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज भी वही है, ठीक है, कितनी 20। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 8 जी 14 कर लो। बुक वैल्यू 11, चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाना है, ऊपर आप नाम लिखोगे, कंपनी का नाम, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर, ये मैं लिख देता हूँ, ये बनाना है हमने 30 जून 19 का, तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19, चेंज इन एस्टीमेट, कोई नंबर दे दो इसको, ऐसे 12.4, ऐसे कोई नंबर भी, ड्यूरिंग 2019 मेथड चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस। तो मैंने कौन सा लिखा है लिख लो, ठीक है। अच्छा, सवाल से देख के लिख लेना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज इज एज फॉलोज, और करंट ईयर प्रॉफिट्स और फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट्स, ठीक है जी। छोटी सी वर्किंग जिसमें करंट ईयर और फ्यूचर ईयर, एक छोटी सी और वर्किंग जिसके अंदर आपने ओल्ड और न्यू एस्टीमेट वाली डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है। तो ओल्ड एस्टीमेट डेप्रिसिएशन और न्यू एस्टीमेट के अंदर डेप्रिसिएशन एक निकल आती है नॉर्मली वर्किंग में, एक निकाल लेते हैं। न्यू एस्टीमेट वाली डेप्रिसिएशन तो हमने निकाली है कितनी, 14, और अगर पुराना एस्टीमेट होता तो ये चेक करना पड़ेगा कितनी होती, 128 ही होता, और इंटू 20% करते कितना आता, ठहर जा यार जी। पुराना एस्टीमेट होता तो वो 128, ये वाला जो 128 है ये अगले साल भी उसी 20% पे डेफिसिट होता ना, तो 128 इंटू 20 कितना बनता है, 26, यानी अगर एस्टीमेट चेंज ना होता तो डेप्शन होती 26, एस्टीमेट चेंज हो गया तो डेप्शन हो गई है 14, तो इसका मतलब हमारे साल, करंट साल में डेप्रिसिएशन 12 रुपए से, तो डिक्रीज इन करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना है, 12। अब यहाँ ले आओ, डेप्रिसिएशन करंट ईयर में कम हो गई 12 से, तो प्रॉफिट बढ़ गया 12 से, और चुप करके इधर लिखो डेप्रिसिएशन, ठीक है, यहाँ पे लिख लो ये इंक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट और डिक्रीज इन फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट, 12 और 12। इसको नोट करना है, कौन सा सवाल है, 47, ये साफ सुथरा वाला नोट कर लो, कहाँ गया साफ सुथरा वाला, ये इसके, ये सवाल होमवर्क में था ना आपके, इसकी ये वर्किंग भी आपकी अब चेक हो जाएगी जब आप अपना सोल्यूशन चेक करना चाहेंगे, तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही होगी। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लें अपने अंदर कि जब मैं सवाल करूंगा तो हाँ सोल्यूशन वही है जो मैंने किया हुआ जी। 47 डन। हाँ तो वो करवाता हूँ ना मैं, जी चलें आगे। 48 आखिरी सवाल आपके होमवर्क वाला, और फिर मैं करवा देता हूँ, ठीक है जी। इसको तो ज़रा मिटा लें फिर। जी क्वेश्चन नंबर 48, ये भी आपका होमवर्क में था। यकम
ये ब्लू कपड़ों वाले तुम भी उठ जाओ, ब्लैक शर्ट वाले तुम भी उठ जाओ, पीछे जाके खड़े हो जाओ दोनों। फिलहाल ज़रा स्टार्ट तो करें ना काम, जल्दी कर लो यार, जल्दी कर लो। हाँ दोनों जल्दी कर लो। तुमने भी साथ जाना है इनके? अच्छा अच्छा जी। 1 जनवरी 2010 कॉस्ट 50 थी। बोलो 50 आ रहा है ना? अपनी बुक्स का पेज नंबर अगर आप 438 ओपन कर लें तो ये सवाल आपके सामने होगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, उसके बाद लाइफ 10 साल है। मेथड जो यूज हुआ है वो WDV है, ठीक है। मेथड जो यूज हुआ है वो WDV है और रेट गिवन नहीं है, तो रेट हम निकाल लेंगे। हम यहाँ पर आए, हमने कहा जी रेट निकालना है, पहले दिन निकाल रहे हैं आप, तो 1 माइनस आप ओरिजिनल वाली लाइफ 10 ही लोगे क्योंकि पहले दिन जो निकाल रहे हैं, और रेजल वैल्यू भी ओरिजिनल वाली कितनी 10, और कॉस्ट भी ओरिजिनल वाली 50, ठीक है। और जो आंसर आए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आंसर आया 14.9 है। 869 हो गया ना? अच्छा जी, चलें जी, रेट आ गया हमारे पास। तो 31 दिसंबर 2010 पर डेप्रीसिएशन करेंगे 50, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करना है। 50 इंटू 14.9%, आंसर इज कितना 17। यार कोई आपने कैलकुलेटर नहीं किया तो ना बताओ ना, आप गलत क्यों बता रहे हो दूसरों का सुन के, या खुद कैलकुलेट करो जी। 7.45 है, 5 हो जाएगा, 8 कर लो, कोई मसला नहीं जी। 42। 31 दिसंबर 11 आएगा, डेप्रीसिएशन 8 की आएगी। बुक वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो बुक वैल्यू पर रेट लगेगा जी। बेटा राउंड करके बोला करो। बुक वैल्यू किस दिन एस्टीमेट चेंज हो रहा है? इसी दिन, यानी 31 दिसंबर 11 से अगले ही दिन 12 का पहला दिन हम एस्टीमेट चेंज को लेकर आते हैं ना। अच्छा, अब इस दिन एस्टीमेट चेंज हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है एस्टीमेट चेंज क्या हो रहा है, लाइफ सिर्फ बदली है। टोटल लाइफ 5 साल है, जो पहले 10 साल थी अब वो 5 साल है, तो रिमेनिंग तो कितनी निकल आई थी 3 साल। ये बताया था आपको जाते हुए, किया नहीं था सवाल, लेकिन रिमेनिंग हमने खुद निकालनी है 3 साल, ठीक है। अब मसला ये है कि लाइफ बदल गई है, क्योंकि रेट डेप्रिसिएशन का रेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसमें लाइफ यूज होती है। तो जब लाइफ बदल गई है तो रेट बदलना ही है, तो हमें फिर रेट दोबारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि 31 दिसंबर 12 पर डेप्रीसिएशन जो है वो तो हमने 36 को करना है डेप्रीसिएशन, क्योंकि ये क्या है, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, ठीक है ना। लेकिन रेट हमें नया लगाना पड़ेगा। ये 14.9 हमने इधर निकाल लिया था पहले, अब दोबारा डबल स्टार कर देते हैं, वर्किंग भी बना सकते हैं, वर्किंग नंबर कह सकते हैं। बहरहाल 1 माइनस, अब ये क्योंकि एस्टीमेट चेंज के दिन रेट निकाल रहे हैं तो हमने रिमेनिंग लाइफ लेनी है। रिमेनिंग लाइफ 5 नहीं है, अभी निकाली है हमने 3 है, तो 1 माइनस 3 का रूट। और रेजिडुअल वैल्यू के बारे में खामोश है, कह रहा है नो चेंज, नो चेंज तो वही 10, बट डिवाइड करेंगे इसको 36 से, इंटू 100, 35% कर लें, 35 कर लो, 35% जी। 13, तो बुक वैल्यू जितनी भी हो मुझे से क्या, अच्छा जी 20, जरूरत कोई नहीं थी। अच्छा जी, अब नोट बना रहे हैं जी, नोट ऊपर सारे काम से हम लिख लेना। चेंज इन एस्टीमेट का नोट है, कोई ऐसे ही 5.1 5.4 कर लो, ठीक है। चेंज इन एस्टीमेट बना रहे हैं, बस ये लिख देता हूँ मैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, जिस साल में एस्टीमेट में चेंज आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स। इतनी दफा ये काम करना है कि गहरी नींद से भी उठाकर पूछे एस्टीमेट चेंज का नोट बना लोगे तो आप, ठीक है। वर्किंग करेंगे 1 है भाई अभी तो, वर्किंग 1, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स। वर्किंग 1.1, ओल्ड एस्टीमेट। देखो आहिस्ता आहिस्ता ना ये चीज़ें, वर्किंग जो है ये कम होती जा रही हैं, ठीक है ना। चीज़ें समझ ली, अब पर्चे में कम लिखते हैं हम, ठीक है। ओल्ड एस्टीमेट के हिसाब से डेप्रिसिएट होती तो चेक करना पड़ेगा कितनी होती भाई। ये 36 साहब डेप्रिशिएट होते 14.9 से, 15 कर दिया होता इसको भी। बहरहाल चलो अब क्या हो सकता है जी, 5 हो गया, और न्यू डेप्रिसिएशन निकली है 13, तो 8 रुपए से, हाँ, डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर इंक्रीज हो गई 8 से, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो गया, और फ्यूचर में डेप्रिसिएशन कम होगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा 8 से, ठीक है। तो यहाँ 8 आकर लिख दो। प्रॉफिट में डिक्रीज है
डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट और इंक्रीज इन फ्यूचर ईयर। ठीक है, ये 48 यहां से नोट कर लो, उधर से ना करो। खड़े हो जाओ। यही दीवार के साथ हो जाओ। आप पीछे वाले, हाँ आप हाँ जी, आप पीछे वाले जो अहबाब हैं ज़रा इस तरफ हो जाए ताकि मुझे नज़र आते रहें। हजरत जी आप भी सामने हो, आपने रोज़ कोना संभाला होता। खड़े हो जाए भाई, आप खड़े हो जाए। हाँ सामने होके बैठो, सामने और थोड़ा इधर हो जाओ। और फीमेल स्टूडेंट जो बोलती नजर आई उन्हें क्लास से बाहर भेजूंगा मैं। यहाँ पे क्या आप खड़ा करना क्लास में, मुझे शर्म आ जाती है, तो क्लास से बाहर ही जाना चाहिए उनको, चुप तो आती नहीं। नोट तस्वीर बना ली थी? चलो अब आ जाओ इस पर। अच्छा यार, वैसे ये क्वेश्चन जो है ना मैंने पिछली क्लास में करवाया है, तो रेजिडुअल वैल्यू जो है ना वो एग्जैक्ट उतनी अमाउंट से कम हो रही है जितने से डेप्रिसिएशन इतफाकन बढ़ रही है। तो चलो अब फिर क्या कर सकते हैं, सवाल ऐसे ही कर लेते हैं, इसको चेक भी तो करना है। ठीक है ना। बहरहाल जब हम IS 8 करेंगे ना जाकर, तो IS 8 के अंदर ये चेंज इन एस्टीमेट का नोट एक आधी बार फिर बनाएंगे, वहां पे कोई ऐसा सवाल देख लेंगे जिसमें आपको एग्जैक्ट समझ आए, लेकिन बात मैं समझा दूंगा रेजिडुअल वैल्यू के साथ भी आज। ठीक है, 48 भी आपके होमवर्क में शायद था सवाल। बहरहाल ये तो आसान सा सवाल है, फिलहाल तो इसका नोट बनाना है। सॉरी 45 जी। यकम जनवरी 15 एसिड खरीदा हमने कितने का, 90 रुपए का। 31 दिसंबर 15 आया, डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ी, तो लाइफ 16 साल गिवन थी, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, तो 90 माइनस 10 डिवाइड बाय 16 कितना आता है, 5। 5 की डेप्रिसिएशन आई, 50 की बुक वैल्यू आ गई। 31 दिसंबर 16, इधर लेंथी है सवाल, डेप्रीसिएशन, लेकिन हम भी तेज़ी से कर लेते हैं अब सवाल, बुक वैल्यू। फिर 31 दिसंबर 17, स्ट्रेट लाइन है ना, डेप्रीसिएशन और बुक वैल्यू, ऐसे फटाफट करनी है वर्किंग। अब यहाँ पे ज़रा ब्रेक लगाओ, ये 31 दिसंबर 18 17, अच्छा हाँ 17 या यकम जनवरी 18 है, और इस दिन एस्टीमेट में चेंज हो गया, लाइफ 10 साल रह गई है टोटल, जो कि पहले 16 साल थी टोटल, तो रिमेनिंग तो हमें खुद निकालनी पड़ेगी ना। ठीक है, 10 टोटल रह गई है, 3 गुजर गए, तो रिमेनिंग 7 साल है। ठीक है, तो 7 साल जिंदगी है, और रेजिडुअल वैल्यू भी रिवाइज होकर, ये पहला सवाल है इन पांचों में से जिसमें रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो रही है। ठीक है ना। और आपको पता है कि रेजिडुअल वैल्यू के चेंज होने से डेप्रिसिएशन तो चेंज होती ही होती है, जब लाइफ के एंड पे रेजिडुअल वैल्यू ने आना भी तो है, तो हम प्रॉफिट पे इंपैक्ट ले रहे हों तो रेजिडुअल वैल्यू के चेंज होना प्रॉफिट को भी चेंज कर देता है। बहरहाल इसका इंपैक्ट भी देखेंगे, फिलहाल अकाउंटिंग तो कर लें जी। तो 31 दिसंबर 18 पर जब डेप्रिसिएशन करेंगे तो बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज लेंगे, मेथड तो नहीं चेंज हुआ, रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज्ड लेंगे 5 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 7 जी, 10 रुपए की डिडक्शन आ गई और 65 बुक वैल्यू आ गई, आगे जाने की जरूरत नहीं। फॉर द ईयर एंडेड, ऊपर सारी कहानी लिखनी है आपने, कंपनी का नाम, नोट्स, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, वापस आके बैठ जाओ। अच्छा जी, नोट का कोई नंबर दे दो, 8.4 ऐसे ही नाम लिख लो, चेंज इन एस्टीमेट। आप भी बैठ जाओ भाई, मत बोला करो यार जी। ड्यूरिंग द ईयर लिख लिया करो, और आसान है। बहरहाल ड्यूरिंग, आज ऐसे ही लिख लेते हैं, ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे भी तो लिखना आता हो, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट नहीं, कॉस्ट तो नहीं बदली, सॉरी, रेजिडुअल वैल्यू हैज चेंज्ड फ्रॉम 10 to 5 and life has changed from 16 to 10 years। ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ चेंज इज एज फॉलोज। ठीक है, मैंने कहा 2 चीजें चेंज हुई हैं, जरा लिख के बता दूं। ठीक है जी, करंट ईयर प्रॉफिट्स और
फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स। ओके, अब हम छोटी सी वर्किंग करेंगे जिसमें करंट ईयर लिखेंगे और फ्यूचर ईयर्स लिखेंगे। साथ ही साथ एक छोटी सी और वर्किंग करनी पड़ेगी, ओल्ड एस्टीमेट और न्यू एस्टीमेट की डेप्शन निकाल लेंगे। अगर एस्टीमेट चेंज ना होता तो डेप्शन हर साल 5-5 आ रही थी, डेप्शन चेंज हुआ तो 10 हो गई, तो डेप्शन एक्सपेंस जो है वो करंट, ये असल में मसला था इस सवाल में। उधर रेजल वैल्यू में 5 का चेंज आया है, डेप्शन में भी 5। ये जरूरी नहीं है, ये इत्तेफाक से ऐसा हो गया था, ठीक है ना। आप बेशक रेजल वैल्यू को थोड़ा सा 7-8 रख लो, 7 रख लो, 8 रख लो, 6 रख लो, ये चेंज हो जाएंगी दोनों फिगर्स। लेकिन मैंने सवाल इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि आपका सोल्यूशन भी तो चेक कराना था ना, जो आपने घर पे होमवर्क किया था। अच्छा बहरहाल कोई बात नहीं, करंट कॉन्सेप्ट सीख ले। मसला क्या है, करंट ईयर डेप्रीसिएशन इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन बढ़ गई 5 से और प्रॉफिट कम हो गया 5 से। अब सेम टू सेम इधर लिख दो, डेप्रीसिएशन कम हो गई 5 से, फ्यूचर ईयर्स में होगी और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे 5 से, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ और भी है मुसीबत, और वो मुसीबत है रेजिडुअल वैल्यू। फ्यूचर ईयर्स में पुराने एस्टीमेट के हिसाब से रेजल वैल्यू 10 आनी थी, लेकिन अब फ्यूचर ईयर्स में वो रेजल वैल्यू 5 आएगी, तो इसका भी प्रॉफिट पे असर पड़ेगा ना। आपके एसेट की लाइफ के एंड पे जो पैसे आने वाले कम हो जाएं तो गेन लॉस तो फर्क पड़ता ही है, ठीक है। तो रेजल वैल्यू 5 से कम हो गई। अब इसका प्रॉफिट्स पे जो असर है ना, वो सोचना ज़रा मुश्किल है। शायद आप थोड़ा सा सोच कर मुश्किल से सही कर भी ले, लेकिन आपको मैं एक जुगाड़ बता रहा हूँ। अब बता, जुगाड़ू साहब उस्ताद है आपका, है जी, जुगाड़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने रेजल वैल्यू का इम्पैक्ट कभी भी प्रॉफिट पे डायरेक्ट नहीं सोचना, बल्कि आपने दरमियान में डेप्रीसिएशन को ले आना है और रेजल वैल्यू का इम्पैक्ट डेप्रीसिएशन पे सोचना है। कैसे? मिसाल के तौर पे 100 रुपये का एसेट है, रेजल वैल्यू अगर 20 रुपये है और लाइफ 10 साल है, तो डेप्शन हर साल की कितनी आएगी? 8। आप रेजल वैल्यू को कम करके 10 कर दो तो डेप्रीसिएशन बढ़ जाती है। आप रेजल वैल्यू को बढ़ा के 40 कर दो, डेप्रीसिएशन कम। क्या मतलब? अगर रेजल वैल्यू को बढ़ाते हैं तो डेप्शन एक्सपेंस कम हो जाता है, और अगर रेजल वैल्यू को कम करते हैं तो डेप्शन एक्सपेंस बढ़ जाता है। आप बीच में बस इसको डाल लें, डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट सोच के प्रॉफिट पे इंपैक्ट सोचना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं सोचना, परेशान हो गए। तो रेजल वैल्यू के बीच में ऐसे ही जबरदस्ती हमने डाल दिया जी। रेजल वैल्यू कम होने से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। सही है, ये इत्तेफाक ही था कि 5 ही आ गया इधर। बहरहाल जो फ्यूचर ईयर में रेजल वैल्यू आ जाए ना, तो फ्यूचर ईयर्स की जो प्रॉफिट का इंपैक्ट है उसमें 2 चीजें आएंगी और उनसे नेट होकर प्रॉफिट का इंपैक्ट निकलेगा। यही रेजल वैल्यू अगर 5 की बजाय 3 होती, मिसाल के तौर पर रेजल वैल्यू फ्यूचर ईयर्स में जो है वो 3 से कम हो रही होती, तो ये डेप्शन 5 से बढ़ी, इधर डेप्शन प्रॉफिट्स 5 से बढ़े प्रॉफिट्स और 3 से कम हुए, तो नेट में 2 का इंक्रीज ले जाते हैं हम। बात समझ आई है? वो तो सवाल के अंदर इत्तेफाकन 5-5 बराबर आ गए। तो पिछली क्लास में सवाल कराया तो मुझे पता लगा हो यार ये तो ध्यान नहीं दिया था। खैर कोई बात नहीं, इसका समझ तो आ गई ना कॉन्सेप्ट की, आगे सवाल भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंपैक्ट कोई भी नहीं निकला, ठीक है। तो करंट ईयर प्रॉफिट्स जो हैं वो डिक्रीज हुए, डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट्स कितना है जी? 5। और फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। नो इंक्रीज नो डिक्रीज। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है पर्चे में। पर्चे में तो ऐसा होता है कि रेजल वैल्यू मिसाल के तौर पे 2 रुपए से कम हुई, ठीक है, तो प्रॉफिट 2 रुपए से कम हो गया, डेप्शन को डालकर हमने सोच लिया। अब एक तरफ प्रॉफिट 5 से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ 2 से कम हुआ है, तो नेट में 3 से बढ़ गया। ये 3 का बढ़ना यहां पर हम शो किया करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सीख लिया आपने, ओके। तो देखता हूँ यहाँ पे ज्यादा अच्छा नोट है, यहाँ पे यहीं पे आपके ज्यादा अच्छा नोट हुआ है, ये कर लो, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैंने आपको बताई कि ना आप इसको बीच में इंसर्ट कर लिया करो। सारा ब्लैक ही हो जाता है यार, क्या कर सकते हैं, ठीक है। रेजल वैल्यू को डायरेक्ट नहीं सोचना, परेशान हो गए। रेजल वैल्यू को सोचने के लिए डेप्रिसिएशन यूज कर लेना, ठीक है। बन रही है अभी तस्वीर? अच्छा यार जल्दी कर लो भाई। सोच लो भाई, मैं तो अपने जैसों को पढ़ाता हूँ भाई, मैं तो अपने जैसों को पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, जी एक्सक्यूज। डेप्रिसिएशन के ऊपर तो साल साल थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है ना, लेकिन
रेजिडुअल वैल्यू को अलग से सोचें ना। पहले आपको 10,000 मिलना था किसी चीज़ का, अब 5 मिलना है तो 5 का नुकसान नहीं होना। हाँ, तो उसको अगर नहीं लेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। इस बार आप डेप्शन चेंज कर रहे हैं, अगली बार चेंज नहीं कर रहे, फ्यूचर के ईयर्स पे भी तो उसका रेजिडुअल वैल्यू का असर पड़ा हुआ है ना। ये बेसिकली यूं ना सोचें कि प्रॉफिट के ऊपर असर पड़ना है, यूं सोचें, गैरत नहीं है, यूं सोचें कि आप जो रेजिडुअल वैल्यू का आपने चेंज किया है उस वजह से भी तो फ्यूचर के ईयर्स में डेप्शन पे असर पड़ना है। तो वो रेजिडुअल वैल्यू चेंज होने से डेप्शन बदलती है कि नहीं बदलती? करंट ईयर में बदली, फ्यूचर ईयर्स में बदलेगी उस रेजिडुअल वैल्यू की वजह से, उसका इंपैक्ट भी तो लेना है। ठीक है, तो रेजिडुअल वैल्यू को अलग से ये गेन लॉस के लिए ना, जो मैंने आसानी के लिए कह दिया था आपको। असल कॉन्सेप्ट तो ये है कि रेजिडुअल वैल्यू जो है, स्टूडेंट का सवाल ये है कि रेजिडुअल वैल्यू को आप अलग से क्यों सोच रहे हैं जब डेप्रिसिएशन के अंदर आपने उसको चेंज करके इस साल में ले लिया है। दरअसल गेन लॉस मैंने आसानी के लिए कहा था, नहीं समझ आ रही तो असल कॉन्सेप्ट क्या है? असल कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी डेप्रिसिएशन इस साल बदली रेजिडुअल वैल्यू को बदलने की वजह से और लाइफ को बदलने की वजह से, लेकिन ये रेजिडुअल वैल्यू को जो बदलना है ये डेप्रिसिएशन को अगले हर साल बदलता रहेगा, उसका इंपैक्ट भी तो लेना था, इसलिए रेजिडुअल वैल्यू को लेना जरूरी है। एक साल पे सब सालों आपकी लाइफ अगर चेंज हुई है, आप इस साल डेप्शन को बदल लेते हो तो फ्यूचर ईयर में फिर क्यों बदल रहे हो? एक साल में आ तो गई है चेंज, हर साल की डेप्शन बदल जानी है ना, तो उसका इंपैक्ट आ रहा। अच्छा जी, आ जाए जरा पियानो पे। कौन सा सफे पे सवाल? जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू पियानो लिमिटेड पीएल। पेज 78 पे सवाल होमवर्क में दिया था आपको, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था? मैं चेक कर लूँ तो किसी की अटेम्प्ट नजर नहीं आनी, किसी का रजिस्टर घर होगा, किसी का। भाई एक मजबूत सी चाय बनवा के रखो, सर में बड़ा दर्द हो रहा है, और 2 पैनाडॉल की गोलियां भी वहां पे निको रख लो। अच्छा जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पता लग गया उसको, हाँ साइड पे मैं बोल रहा था। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू पियानो लिमिटेड। डेट ऑफ एक्विजिशन यकम जनवरी 15। अच्छा, प्लांट है और इक्विपमेंट है। प्लांट करवा देता हूँ, इक्विपमेंट सेम ही है, सिर्फ समझा दूंगा एंड पे, ठीक है? 5 मिनट का सवाल नहीं है, 5 मिनट का सवाल नहीं है, ओके। यकम जनवरी 15 पे एसेट खरीदा 500 का, 10 साल लाइफ की रिजर्व वैल्यू 60 थी, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन है, और 15 के साल में कुछ नहीं हुआ, 16 के साल में गड़बड़ हुई, तो पहले तो 15 का साल कर लेना। तो अपनी वर्किंग डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम बता दो, प्लांट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। किस दिन खरीदा हमने से? यकम जनवरी 15, कॉस्ट 5, 31 दिसंबर 15 पर डेप्रिशिएट करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 500 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 60 और यूजफुल लाइफ 10 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 44। बुक वैल्यू 456। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों बड़े ध्यान से एक बात सुनने वाली है, क्या रीवैल्यूएशन मॉडल पर जाना ये चेंज इन एस्टीमेट है? ये चेंज इन एस्टीमेट नहीं है। वो अलग बात है कि रीवैल्यूएशन के बाद अकाउंटिंग वैसी ही मिलती जुलती आती है, लेकिन इनको कंफ्यूज नहीं करना कभी भी। चेंज इन एस्टीमेट अलग चीज है, रीवैल्यूएशन मॉडल आईएएस 16 का एक ऑप्शनल मॉडल है, वो अलग चीज है, जिसमें आईएएस 16 ने कहा है रीवैल्यूएशन के बाद अगर नेट रिप्लेसमेंट से करते हो तो रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करो, ठीक है ना। ये चेंज इन एस्टीमेट वो अलग बात है, ये रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है। हालांकि अकाउंटिंग एक जैसी हो जाती है एक तरह से, अगर चेंज एस्टीमेट हो तो भी हम बुक वैल्यू को, चेंज एस्टीमेट वाले दिन की बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हैं, और अगर रीवैल्यू हो जाए तो रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे। ये लगते एक जैसे हैं पर ये एक जैसे हैं नहीं, ये दोनों डिफरेंट हैं, ओके। ये दोनों रीवैल्यू करना किसी एसेट को साल के किसी भी दिन रीवैल्यू करना, ये कभी भी आप चेंज इन एस्टीमेट नहीं कहेंगे, ये रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर जाना है असल में ना। चलो आइए सेट आएगा तो ये बात और खुलेगी। बहरहाल ये चेंज इन एस्टीमेट, रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना चेंज इन एस्टीमेट नहीं है। उसकी अकाउंटिंग जो है वो आईएएस 16 ने कही हुई, हम वैसे करते हैं बस, उसको चेंज इन एस्टीमेट कहना भी नहीं है। शुरू में कह लिया सीखने के लिए, लेकिन अब कहना भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मिलती जुलती है अकाउंटिंग, पर दोनों की अकाउंटिंग हमने सीखी हुई है ना, दोनों को अलग अलग रखना है, ये एक चीज ये कतअन नहीं है, ओके। चेंज इन एस्टीमेट अलग चीज है, रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना अलग चीज है, क्लियर। चलिए, अच्छा जी, अब 31 दिसंबर 2016 का साल आया और उन्होंने लिखा जी 2016 में एक तो फेयर वैल्यू रीवैल्यूएशन हो रही है और फेयर वैल्यू 526 पे है, और रेजुअल वैल्यू भी चेंज हो गई। अब एक तो रीवैल्यूएशन हो रही है, दूसरा चेंज इन एस्टीमेट आ रहा है। इधर लिखकर भेजा था आपको उस दिन,
एक मिसाल देकर कहा था रीवैल्यूएशन साल के पहले दिन हो, साल के दौरान हो, साल के आखिरी दिन हो। हमने एस्टीमेट में चेंज साल के पहले दिन हो, साल के दौरान हो, साल के आखिरी दिन हो, अज्यूम करना है साल के पहले दिन पे और अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, इसका मतलब ये जो रेजुअल वैल्यू के अंदर चेंज आया है 78 मिलियन पे रेजुअल वैल्यू चली गई, इसको 31 दिसंबर 18 की बजाय 1 जनवरी 31 दिसंबर 16 की बजाय 1 जनवरी 16 पे अज्यूम करना है पहले। ठीक है, एस्टीमेट को चेंज करके इसको 31 दिसंबर 16 पे लाएंगे और फिर रीवैल्यू करेंगे। ठीक है ना। सोल्यूशन के अंदर परेशानी इस बात से आपको लग रही होनी थी, हर साल ही हर डेप्शन के वक्त ही हम बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा था। असल कहानी डीप डाउन जाकर ये थी कि एक ही दिन रीवैल्यूएशन और चेंज इन एस्टीमेट था, लेकिन चेंज इन एस्टीमेट को हम अज्यूम करते हैं साल के पहले दिन। तो इसलिए पहले 31 दिसंबर 2016 पर जो डेप्रिसिएशन निकालनी थी, ठीक है, वो हमें ये वाली बुक वैल्यू को डिवाइड करना था, इसी दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी थी जो उसके ऊपर, और एसेट को लाना था 31 दिसंबर 16 पे, फिर उसको रीवैल्यू करना था। ठीक है, तो ये जिस दिन चेंज इन एस्टीमेट आता था तो डेप्रिसिएशन निकाला करते थे हम बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। याद है? चेंज इन एस्टीमेट लेस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। असल में ये हो रहा था, आपको लग रहा था बुक वैल्यू को हम हर साल बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। असल ये कहानी थी, 31 दिसंबर 16 पे एस्टीमेट चेंज हो रहा है, अज्यूम करो साल के पहले दिन हो रहा है, और एसेट को नए एस्टीमेट के हिसाब से डेप्रिशिएट करो। ठीक है, तो नए एस्टीमेट के हिसाब से आपने एसेट को डेप्रिशिएट किया, तो ये 456 आया। नया एस्टीमेट 78 की रेजुअल वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ 9 ईयर्स है। 1 साल ही गुजरा है ना जी। कितनी डेप्शन आ गई? हाँ 40, ऊंचा बोलें 42। बुक वैल्यू इधर देखें प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार पूरा देख लें इसको, फिर बोलना होगा, बोलिएगा मेरे से। 31 दिसंबर 16 पे अब एसेट आ गया, एस्टीमेट चेंज करके डेप्रिशिएट किया इसको। अब 31 दिसंबर 16 की जो है वो फेयर वैल्यू 526 है, तो वो वही काम करना है। अब एक लाइन खाली छोड़नी है और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेनी है। 526 112 का रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी, ये बात समझ आई? यानी 31 दिसंबर 16 पे उसने एस्टीमेट भी चेंज करा दिया था और फिर रीवैल्यूएशन भी करवा रहा था। हमने कहा ठहरो, रीवैल्यूएशन तो अगर ईयर एंड पे है तो वो ईयर एंड पे ही रहती है। आइए 16 ने कहा ये ईयर एंड पे उसको रीवैल्यू करना है, पर चेंज इन एस्टीमेट को हम साल के पहले दिन लेकर आते हैं। तो इसलिए इस एसेट को पहले हम चेंज एस्टीमेट के हिसाब से 16 में डेप्रिशिएट करके 414 पर लाए और फिर इसको रीवैल्यू कर लिया। ठीक है, सही है। अगला साल आता है 17 में कुछ भी नहीं हो रहा, अमन ही अमन है, चैन ही चैन है। अब 17 के साल में जो डेप्रिसिएशन करनी है, ये वो जो आइए 16 ये रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर हमने अकाउंटिंग सीखी थी। क्या करना है? डेप्रिसिएशन निकालनी है हमने, तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट लेनी है, उसको उसमें से माइनस करना है हमने रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू को और डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ। तो ये चेंज इन एस्टीमेट नहीं, ये तो इसकी अपनी अकाउंटिंग थी जो हमने सीखी थी। ठीक है, सही है ना। तो कितनी आ गई डेप्रिसिएशन? इधर देखो 526 माइनस 78, ये तो वही है ना, तो चेंज नहीं हुआ, डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, लेकिन साथ ही सरप्लस के साथ भी यही अशर करना है, पर सरप्लस का कोई रेजुअल वैल्यू वगैरह नहीं होती कि वो भी माइनस होगी, बस सरप्लस को डिवाइड करना है। ठीक है, कितने से? 8 से, बोले 6 से, 66 56 और 14। बुक वैल्यू 4। भाई समझ आई बात? अच्छा, अब 18 आता है और 18 में फिर वही फनकारी है। क्या? 31 दिसंबर 18 पर रेजुअल वैल्यू बदल रही है और रीवैल्यू भी करना है, तो एस्टीमेट चेंज को पहले ले आए साल के पहले दिन और एसेट को चेंज एस्टीमेट के हिसाब से डेप्रिशिएट करें और ईयर एंड पे फिर रीवैल्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ये बुक वैल्यू है 1 जनवरी 18 की। एस्टीमेट चेंज को इस दिन अज्यूम कर लिया, तो डेप्रिशिएट करते हुए वो फॉर्मूला बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट 470 माइनस नए वाला एस्टीमेट 64, ये तो चेंज हुआ है। ठीक है, माइनस 64 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। किस दिन खड़े होकर निकालोगे? 1 जनवरी 18 को। तो 1 जनवरी 15 से 18 तक 3 साल गुजर गए।
उसने नीचे कहा हुआ है अगली लाइन में, देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट। पहले दिन से बता रहा हूं ये बात कि 10 ही है, रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी बाहर, ठीक है ना। तो ये मैंने इसलिए पूरा सवाल नहीं पढ़ा था कि आप होमवर्क था ना, सवाल तो पढ़ा होगा आपने जी। डिवाइडेड बाय 7 और सरप्लस बेचारे के साथ तो वही हशर करना है जो एसिड के साथ हो रहा है, बस सरप्लस के ऊपर कोई रेजुअल वैल्यू नहीं होती उसकी, ठीक है। ये किस दिन की डेप्शन है? 31 दिसंबर 17 वाले साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है कि नहीं? सॉरी ये 18 वाले साल की डेप्शन है, ठीक है जी। अच्छा बोले भाई 58 और 14, 4 और 84। अब ये बुक वैल्यू 31 दिसंबर 18 पर पड़ी है और इस दिन एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है हमने। रीवैल्यूड अमाउंट इस दिन कितनी है? 310। लॉस आ गया 102, चुप करके 12 बोल दो, तुम देख लिया तो है। रीवैल्यूएशन लॉस इसने पहले खाया जाकर 84 के सरप्लस को, बाकी 18 प्रॉफिट एंड लॉस में चला। सवाल खत्म? हाँ करता हूं, भूल गया, खत्म सवाल, ठीक है। अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है जरा पढ़ो, जल्दी पढ़ो, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो। कैलकुलेट डेप्शन ये रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी, हाँ ज्यादा बेहतर है यूजर को, एग्जामिनर को ये वर्किंग दिखाने की बजाय ज्यादा बेहतर है उसको आसानी दो। कैसे? कैलकुलेट डेप्शन एक्सपेंस प्लांट इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट तो आपने घर पे करना है ना। प्लांट की डेप्शन 2015, 16, 17, 18 जी। 15 की डेप्शन 44, 16 की, 17 की, 18 की, ठीक है। यहां पे उसको कहो मिस्टर वर्किंग 1 में चले जाओ, ये वर्किंग 1 कह दो इसको, ठीक। दूसरी रिक्वायरमेंट प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन इन 18, ठीक है। सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्री कह रहा है, आगे देखो क्या कह रहा है, एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये 18 है ना। 58 की एंट्री मत करो, 58 की एंट्री मत करो, डेप्शन रिकॉर्ड एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्शन मत करो। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री भी मत करो। इलिमिनेशन की एंट्री, ट्रांसफर की एंट्री भी मत करो, वो तो वैसी वर्किंग में नजर नहीं आती थी। मतलब उसे कहने का ये है सिर्फ ये वाली एंट्री करके दे दो मुझे। तो पर्चे में जितना कहे उतना करना है। ये एंट्री क्या हो रही है? बी रिक्वायरमेंट। ये एंट्री क्या हो रही है? एसिड हो रहा है, एसिड का नाम क्या है? प्लांट क्रेडिट, कितने से? 102 से। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 84 से, और प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर 18 से। ठीक हो गया, ये सवाल खत्म। अब इक्विपमेंट में क्या होना है? इक्विपमेंट में 100% सेम काम है, फर्क सिर्फ ये है कि उसने एस्टीमेट जो चेंज किया है वो रेजुअल वैल्यू वाला नहीं चेंज किया, रेजुअल वैल्यू है ही नहीं। लाइफ थी स्टार्ट पे 12 साल, यहां पे जाके उसने कहा दूसरे 16 के एंड पे ये 15 हो गई है और 18 के एंड पे ये 10 रहेगी। रिमेनिंग लाइफ उसने खुद निकाल के दी हुई, आपने नहीं निकालनी, लेकिन चेंज हो गया एस्टीमेट। 100% है, 100%। बस एक छोटा सा मसला ये है कि 1 जुलाई 15 को इक्विपमेंट आया तो 15 वाले साल में सिर्फ 6 महीने डेप्रिशिएट करना, ये ध्यान कर लेना, ठीक है। उसी तरह से वर्किंग होगी, डेप्रिसिएशन निकल आएगा और सिर्फ आखिरी एंट्री सरप्लस की हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो एंट्री आपने करनी होगी, ठीक है। सही है, हो जाएगा। अब अल्लाह हाफिज जी।